अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हैदर अहमद ख़ान है और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग फैक्ट्स। हम बात करेंगे पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से। पाकिस्तान की जमहूरी हिस्ट्री क्या रही है और पाकिस्तान के इदारे क्या आइनी तकाज़े पूरे करते रहे हैं, इस हवाले से हम अपने एक्सपर्ट के साथ गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम अपना पहला सवाल ये रखेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरी तारीख़ कैसी रही है। जी जी हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम जब यानी 70 साल से सुन रहे हैं, एक जमहूरियत का नाम सुन रहे हैं, जमहूरियत का राग अलापा जा रहा है, तो इसको समझने की ज़रूरत है कि असल जमहूरियत है क्या। क्योंकि हर शख्स, हर सियासी पार्टी, हर दानश्वर जमहूरियत की अलग-अलग तशरीह करता है। लेकिन जमहूरियत तो एक तयशुदा असूलों पर एक ऐसा निज़ाम है जो कि अवाम का निज़ाम है, अवाम के लिए है और अवाम की तरफ से है। लिहाजा इस बात को समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो 70 साल तारीख़ में जो हमने देखा है कि जमहूरियत का सिलसिला क्या रहा है, जमहूरियत का इर्तिका कैसे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरी जो अमल है वो एक कछुए की चाल के साथ चल रहा है, क्योंकि बहुत ही आहिस्ता है। क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि दुनिया का कोई भी निज़ाम अगर इस्तेहकाम की तरफ उस वक़्त तक नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसमें तसलसल ना हो। अब पाकिस्तान में जमहूरियत, फिर आमरीत, मार्शल लॉ, फिर जमहूरियत और फिर जमहूरियत, तो इससे ये है कि पाकिस्तान में हम वो जमहूरी रिवायात वो कायम नहीं कर सके जो कि किसी भी जमहूरी मुआशरे में होनी चाहिए थी। हालांकि 70 साल का कोई अरसा किसी कौम के लिए इतना ज़्यादा भी नहीं होता और इतना कम भी नहीं होता। अगर हम इस अरसे में अपनी इन रिवायात को मुस्तकम करना चाहते तो यकीनन कर सकते थे। लेकिन जो मुसलसल आमरीत की वजह से इस मुल्क में सियासी जो अमल है वो कमज़ोर हुआ है, इदारे कमज़ोर हुए हैं और बालादस्त तबकात जो है ना वो आज तक बालादस्ती कायम किए हुए हैं। और इस बालादस्ती की सूरत में अवाम कहीं भी हमें खुशहाल नज़र नहीं आ रहे और अवाम ही का इस्तेहसाल किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान में जो इस जमहूरी निज़ाम, मैं नहीं समझता कि ये जमहूरी निज़ाम है, बल्कि एक इंतहाई जुज़वी तौर पर जमहूरियत को लिया गया है। तो इस निज़ाम में जो सबसे जो ज़्यादा विक्टिम है वो पाकिस्तान के लोग ही हैं। यानी लोगों से मुराद मैं लेता हूँ कि पाकिस्तान की आम आवाम है, जो कि 95 से लेकर 98% है। बाकी जो 2% इदारे हैं, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, क्योंकि वो बालादस्त तबकात पर मुश्तमिल है, लिहाजा वो निचले तबकात की इस्लाह के लिए, निचले तबकात को कोई जमहूरी बेनिफिट देने के लिए वो आज तक तैयार नज़र नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें ज़रा देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो हम जमहूरियत की तशरीह किस अंदाज में देखते हैं। जैसे कि हर मुल्क में जो जमहूरी मुल्क होता है उसमें जो रियल सेंटर होता है वो पार्लियामेंट होती है। तो क्या ये पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है, क्या ये असल पार्लियामेंट है, क्या ये उसके तकाज़े पूरे कर रही है? मैं समझता हूँ कि ये हरगिज़ नहीं, क्योंकि जिस ब्रिटिश सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं वो दो निज़ाम पर मुश्तमिल है। यानी उनके जो हाउसेस हैं, जो पार्लियामेंट है, दैट कंप्राइजेज ऑन 2 हाउसेस। वन इज़ हाउस ऑफ द कॉमन एंड द अदर इज़ हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। अब देखिए कि हाउस ऑफ कॉमन क्या है, उसको दारुल अवाम कहते हैं। दारुल अवाम में ये है कि उसमें जो वहाँ पर जो आम तबकात एग्जिस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर ड्राइवर हैं, निचली सतह के लोग हैं, उनका इलेक्टोरल उनको मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजता है। और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स की एक तारीख है, ये तकरीबन 4-5-7 सदियों पर मुहित तारीख है। पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो मल्का बरतानिया के जो मिसाल के तौर पर पसंदीदा लोग होते थे वो आते थे। मिसाल के तौर पर जो जागीरदार होते थे उनको इलेक्ट किया जाता था। उनको इलेक्ट किया जाता था। और उसके बाद जो क्लर्जी मैन है, मिसाल के तौर पर पादरी होते थे, वो अब उसकी हैत भी बदल गई है। अब उसमें भी टेक्नोक्रेट्स
यानी शामिल हो गए हैं कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले वो शोबे जो अहम हैं, मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, साइंसेस के दूसरे सब्जेक्ट हैं, उनके जो माहिर हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं और वहाँ पर जाकर जो हाउस ऑफ कॉमन की जो कानून साजी है उसमें ऐसी शिकें लाते हैं जो कि यानी प्रो पीपल हों और उसके मुताबिक वो अपनी रियासत को चला रहे हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये देखा जा रहा है कि दो हाउसेस तो हैं, पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, एक सेनेट है और एक कौमी असम्बली है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि दोनों इदारों में, दोनों हाउसेस में एक ही बालादस्त तबकात के लोग बैठे हुए हैं। और इसी से ये एक मसला पैदा हो रहा है कि इस मुल्क में जो मुल्क की जो वसाइल हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच रहे, क्योंकि वो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, जो कौमी असम्बली में वो हम लोग यानी अवाम ही की तरफ से जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अवाम की तरफ से नहीं जा रहे, लेकिन वो एक शऊर के साथ नहीं जा रहे। अवाम ऐसे लोगों का, क्योंकि एक इलेक्ट्रल सिस्टम ऐसा दे दिया गया है कि जिसमें कि आम आदमी को उसकी अप्रोच से बाहर रखा गया है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारी एक पार्लियामेंट है और दूसरा हमारा सेनेट का निज़ाम है। अब सेनेट के लोग कभी पार्लियामेंट में होते हैं और पार्लियामेंट के लोग कभी सेनेट में होते हैं, यानी वही लोग जो है ना, उन लोगों का सर्कल चल एग्जैक्टली रहा है। यही बात है। मेरे कहने का यानी मतलब ये है कि पार्लियामेंट को हाउस ऑफ कॉमन होना चाहिए। उसके लिए उसके एक्सपर्ट मौजूद होने चाहिए, सेनेट के लिए नहीं नहीं, सेनेट के मैं ये एक्सपर्ट अब ये मौजूद बात होने नहीं चाहिए। कर रहा। एक्सपर्ट्स तो होते ही सेनेट में हैं या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हैं। बाकी ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो अपना कौमी असम्बली है, इसमें इसको दारुल अवाम होना चाहिए। इसमें निचली यानी वो तबकात के जो लोग हैं ना, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि वो अपने आउटस्टैंडिंग इशूज़ को, मिसाल के तौर पर उनके जो तालीम के मसाइल हैं, उनके जो सेहत के मसाइल हैं, वो ख़ुद ही बैठकर उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिले, तो वो एक सही पॉलिटिकल ऑर्डर के साथ यानी पॉलिटिकल ऑर्डर से मेरी मुराद ये है कि रियासत की जो क़ुव्वत फ़ैसला है वो किसके पास है? वो तो बालादस्त तबकात के पास है। वो लोग जो हाउसेस का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उनका हमारे मसाइल से ताल्लुक़ नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर मेरे इलाके का जो MNA है, वो मेरे इलाके के जो निचली सतह के लोग हैं, वो उनके तालीमी मसाइल से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि उसके बच्चों के तालीमी इदारे कुछ और हैं और हमारे बच्चों के तालीमी इदारे कुछ और हैं। और वैसे ही उनकी जो सेहत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो और हैं। मिसाल के तौर पर मैं मुल्तान ही की बात अगर करूं, तो वो तो अपना इलाज सिटी हॉस्पिटल में कराते हैं, जहां पर हम जैसी क्लास के लोग घुस ही नहीं सकते, जहां पर कमरे का किराया 30-30 हज़ार रुपये डेली हो। तो कैसे मुमकिन है कि लिहाजा निचली सतह के यानी आम आवाम के जो वो मसाइल के हल के लिए ऐसा फोरम मौजूद ही नहीं है जिसमें कि अवाम के नुमाइंदे यानी मौजूद हों। मतलब ये हुआ कि जो नुमाइंदे आवाम को रिलीफ देने के लिए पार्लियामेंट में जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के जो आइनी इदारे हैं वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चल ही नहीं रहे। सवाल तो ये बन रहा है। हरगिज़ नहीं चल रहे। अपना जो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की जो स्पिरिट है वो उसको टेक्निकल तरीके से अलहदा रख दिया गया है। जमहूरियत की स्पिरिट तो ये है कि आम आदमी अपने मसाइल अपने नुमाइंदे के ज़रिए हल करे। अब मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आम तौर पर देखा जाता है कि हर इलाके में जो MPA बनता है, वो MNA बनता है, वो पैसे के बलबूते पर बनता है। पैसे के तौर पर वो जागीरदार है, वो सरमायादार है। तो इससे ये है कि एक तो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है, यानी इंतखाबी अमल, इसमें इस्लाहत लाने की ज़रूरत है। इसमें अगर एक आम आदमी अगर यानी, क्योंकि पाकिस्तान की जो रियासत है वो पाकिस्तान की जो 73 का आइन है उसके तहत शहरियों को बराबर के हकूक़ का हामिल करार देती है। मिसाल के तौर पर जहाँ पर मेरा एक हक़ है, उसके बराबर ही इस मुल्क के वज़ीर आज़म का हक़ है, उसके बराबर ही इस मुल्क के जागीरदार का हक़ है। और कानून भी जो है ना, उसमें यह है कि अब देखिए, बुनियादी जो इंसानी हकूक़ के जो आर्टिकल्स हैं उसमें एक शिक है कि नोबडी इज़ अबव द लॉ एंड एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ। यानी हर शख्स जो है वो अपना
कानून से बालादस्त कोई नहीं है और हर शख्स को कानून तक रसाई हासिल है, हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए, ये हमारा आइन बाइंडिंग है। लेकिन पाकिस्तान में जो एक मनफी तौर पर ये सियासतदानों का एक रवैया देखा जा रहा है, तो अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी जैसा कि आजकल हो रहा है कि वो अपने साथ होने वाली जो नाइंसाफ़ी है उस पर तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अवाम के ख़िलाफ़ जो होने वाली नाइंसाफ़ी है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे मुल्क में जो एक इंतखाबी अमल है इसको प्रो डेमोक्रेटिक बनाया जाए और हमारी पार्लियामेंट को एक डेमोक्रेटिक कंपोजिशन में लाया जाए। जैसा कि आपने देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि पार्लियामेंट के बाहर जो है ना बहुत से लोग आके एहतजाज करते हैं अपने राइट्स के हवाले से, या फिर उनके साथ कोई जुल्म हो रहा होता है या फिर उनका कोई केस सुना नहीं जा रहा होता। तो वैसे तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि लोग आके आपके पार्लियामेंट के सामने जो है ना प्रोटेस्ट करें, पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। लेकिन जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो उनकी आवाज़ क्यों नहीं बनती, उन वो लोगों की आवाज़ क्यों नहीं मेरे बनती? नज़दीक, मैंने आपकी खिदमत में पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि वो इसलिए आवाज़ नहीं बनते कि वो उनके तबकात से नहीं है, वो उनके मसाइल नहीं समझते, वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जो उनके बेनिफिट में होती है, ना कि वो आवाम के बेनिफिट में यानी बनने वाली यानी पॉलिसी। इसकी बेशुमार जो है ना वो मिसालें दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक लेबर डिपार्टमेंट है, उसका बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी है कि वो आजर और अजीर के दरमियान जो होने वाला रिलेशनशिप है उसको बेहतर तौर पर देख सकें। क्या आजर अपने यानी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को क्या वो बेनिफिट दे रहा है जो कि कानूनी और आइन के मुताबिक है। आज जो पाकिस्तान में यानी पंजाब ने जो एक डिक्लेयर्ड जो सैलरी, मिनिमम सैलरी जो एक मज़दूर के लिए मुकर्रर की है वो 1700 यानी 17,000 रुपये है। हमारे यहाँ ये देखा गया है कि इस वजारत मेहनत के होते हुए वो जो एम्प्लॉयर है वो बुरे तरीके से जो मुल्क के बनाए हुए कवानीन को वो रोंद रहा है। मिसाल के तौर पर वो उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहा, मिसाल के तौर पर वो उसको मिनिमम वेजेस के तहत जो तनख्वाह मिनिमम, मिसाल के तौर पर आज मैं नहीं समझता कि ये 17,000 रुपये महीना एक काफ़ी है। इसको 40, 45, 50,000 रुपये आज की जो महंगाई है इसकी रेशो के मुताबिक उसको 50,000 रुपये महीना देना चाहिए। वैसे भी जो SECP जो है इदारा है पाकिस्तान का, उसके तहत जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है रजिस्टर्ड होती हैं उसमें ये बाकायदा कानून है कि जो भी आपका एम्प्लॉय है उसको जब आप क्या कहते हैं जॉब देते हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस भी वो तैयार करके रखती है। एग्जैक्टली यही वो बात बिल्कुल है, भी है तो कानून में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। एग्जैक्टली यही बात है कि मिसाल के तौर पर वो एम्प्लॉयर आज का सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहा। एम्प्लॉयर आज का, क्योंकि वो मिसाल के तौर पर सोशल सिक्योरिटी के लिए ये एक कानून है कि जिसके पास 5 या 5 से ज़्यादा मुलाजमीन या एम्प्लॉयर काम कर रहे हों, एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हों, तो उनको सोशल सिक्योरिटी देना यानी लाजमी है, ताकि अगर वो या उसके ख़ानदान का कोई फ़र्द बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन या अस्पताल की इलाज मुआवजे की सहूलतें मिलें। अच्छा, दूसरी बात कानून के मुताबिक ये है कि एम्प्लॉयर को 2 साल के बाद मुस्तकिल हो जाना चाहिए और उसके बाद उसको जो बाकी जो बेनिफिट्स हैं, मिसाल के तौर पर जो मरकज़ी एक और EOB इदारा है यानी ओल्ड एज एम्प्लॉय बेनिफिट इदारा है, जो कि प्राइवेट लोग जो एम्प्लॉयर है वो बेहतर तौर पर अपने एम्प्लॉइज़ की जो एक वो इंश्योरेंस टाइप इदारा है। मिसाल के तौर पर वो नॉमिनल चार्जेस जो है ना वो उनको माहाना देने पड़ते हैं, लेकिन जब वो शख्स रिटायर हो जाता है ना तो उसको आज के मुताबिक मेरा ख्याल है 8,000 रुपये उनको पेंशन मिल रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये रवैया अख्तियार किया गया है कि सरमायादाराना निज़ाम को इतना मजबूत कर दिया गया है, इतना मजबूत कर दिया गया है कि आज मज़दूर उनके सामने एक बेबस मखलूक नज़र आता है। मिसाल के तौर पर आज से तकरीबन 1979 में मुल्तान में एक मैसिकर हुआ था कालूनी टेक्सटाइल मिल में, तो वहाँ पर वो लोग मुतालबा कर रहे थे कि हमें मुस्तकिल किया जाए और हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, लेकिन उस वक्त एक फ़ौजी
हुक्मरान टोला था इस मुल्क में, तो उन्होंने वहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय किया और पुलिस ने उन पर बेदरीक गोली चलाई, जिसमें 200 से लेकर 300 बंदे मारे गए। तो इसके बाद देखें, अब हाल ही में जो बल्दिया टाउन का एक मैसेकर हुआ है, जिसमें कि एक फैक्ट्री को, अब तो ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड आ गई हैं कि उस फैक्ट्री को यानी आग लगाकर इंसानों को मार दिया गया है। उनमें हैरत अंगेज़ बात ये सामने आई है कि तकरीबन 10 से 20% लोगों की सोशल सिक्योरिटी मौजूद थी, बाकी सोशल सिक्योरिटी भी नहीं थी मरने वालों की। ये तो अब बहुत इंतहा ज़्यादा जुल्म है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। नहीं, एक तो ये है कि एक चीज़ हम मुतालबा करते हैं कि हवा में मौलिक मुतालबा कर दिया, जबकि मुतालबात भी वो हैं जो हमारे आइन का हिस्सा हैं, हमारे कवानीन का हिस्सा हैं, और जो हमारी एक लेबर लॉज हैं उनका इंटेग्रल पार्ट है। इसके बावजूद उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इन बातों से ये ज़ाहिर होता है कि मुल्क में जो दोनों हाउसेस में बैठे हुए लोग हैं वो मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर बालादस्त तबका के लोग हैं, और वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जो उन्हीं बालादस्त लोगों के ग्रुप घूमते हैं, बजाय इसके कि उनके जो बेनिफिट्स हैं असल में सवाल तो इस हवाले से मेरे ख्याल में ये बनता है कि अगर ये इसी तरह निज़ाम चलता रहा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, जमहूरी मुस्तकबिल देखें, क्या बात होगा? दरअसल ये है, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, द प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इस जमहूरी अमल को तसलसल के साथ चलना चाहिए। अब हमने देख लिया कि पिछले 10 साल के बाद, यानी 1977 के बाद जो हुक्मरान आए, जो पार्लियामेंटें आईं, वो गूंगी और बहरी पार्लियामेंटें थीं। उनके यहाँ जो एक कल्चर था वो परवान चढ़ा हुआ था, वो था माइट इज़ राइट का कल्चर। माइट इज़ राइट की जो सबसे बड़ा जो अजाब होता है वो ये होता है कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो जाता है। बाला दस्त तबकात जो हैं वो मुल्क की जो इकॉनमी है, मुल्क की जो वसाइल हैं, वो अपने इर्द गिर्द तक रखते हैं। उनके फ्रूट्स या उनके समरात लोगों तक आने ही नहीं देते। आपकी जो करंट कंडीशन चल रही है इस वक्त, जो हमारे मुल्क में पार्लिमानी गवर्नमेंट है, क्या ये इसके तकाज़े पूरे कर रही है इस वक्त? नहीं, हम, मेरी यार सुने ना, कि एक मुकम्मल निज़ाम में जाने के लिए तो एक अरसा चाहिए ना। बात दरअसल ये है कि 1977 के बाद 2018 तक जो पार्लियामेंटें आई हैं उनका आप रवैया देख लें, कोई ऐसी कौमी डिबेट आपको नहीं मिलेगी मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से, मुल्क में लॉ और ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से। तो मुसीबत यह है कि वो लोगों को मारते भी थे, वो लोगों को कत्लेआम भी करते थे। लेकिन कराची में MQM, वो पार्लिमानी क़ुव्वत थी, पार्लियामेंट में भी मौजूद है। उनका जो यानी बानी साहब जो हैं वो लंदन में बैठकर हुक्म दिया करते हैं कि इतने लोगों को कत्ल कर दो, तो वो कत्ल भी हो जाते थे, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। ये जो फोरम होते हैं ना, ये जो हमारी जो पार्लियामेंट की रिवायत है, इसमें ये भी शामिल है कि इसमें खुद एहतसाबी का अमल भी होता है, जो कि बिल्कुल हाँ हाँ, सिरे से है ही नहीं। है ही नहीं। अब जो एक जहत आई है मौजूदा हुकूमत, निज़ाम तो है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है। नहीं, अब जो एक नई जहत आई है कि कम से कम एक मुबाहिस आ रहे हैं लोगों में, करप्शन क्या है, इसको नहीं होना चाहिए, और करप्शन पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क में करप्शन होती है उसका जो सबसे बड़ा सफ़रर होता है वो पब्लिक एट लार्ज होते हैं, वो अवाम होते हैं। अवाम को कुछ नहीं मिलता, अवाम के वसाइल को चोरी करके गैर मुल्क में जायदादें बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो लोग तो अमीरतर हो जाते हैं, लेकिन मुल्क में रहने वाले जो मुल्क के शहरी हैं और जिन्होंने हमेशा इस मुल्क में रहना है, वो बेचारे यानी एक अजाब की ज़िंदगी गुजारते हैं। इसकी हम ताज़ा मिसाल ये ले सकते हैं कि जैसे हमारे अभी पाकिस्तान जो है ना वो एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। FATF जो इदारा है, उसका पहला कानून यही है कि आपके मुल्क में जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। करप्शन की वजह से जो या मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से जो पैसा बाहर जाता है उससे दहशतगर्दी फैलती है, जिसमें हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और हमारी अब जो करंट गवर्नमेंट है वो अब वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है कि हम उधर से निकल जाएं।
इन चीज़ों को रोक कर, मनी लॉन्ड्रिंग को रोक कर, करप्शन को रोक कर। पहली बात तो ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो आलमी इदारे थे, अक़वाम मुत्तहिदा थी या यू FATF के जो ग्रुप ऑफ 7 था, उन पर पाकिस्तान का शदीद एतराज़ ये था कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में वो जो दहशतगर्दों को फाइनेंस कर रहा है, और वो फाइनेंसर भी पाकिस्तान से मौजूद है, और वो यानी उनकी ही फाइनेंस से वो ग्रुप मजबूत हो रहे हैं। और हालिया हमने जो 20-30 सालों में देखा है कि मुल्क में एक बहुत बड़ा एक टर्मोइल था, जिसमें कि बम धमाके थे, लोग मर रहे थे, एक सेक्टेरियन वायलेंस आ गई थी एक। तो उसमें उस तनाजुर में ये देखा गया आलमी इदारों की तरफ से। करप्शन भी तो इसका एक वो बन सकता है ना। देखें, नहीं, बाहर जो इलीगल मनी जा रही है हाँ पाकिस्तान हाँ से बाहर, हाँ हाँ, अब वो तो कोई भी नहीं जज कर सकता अब कि वो किस लिए यूज हो रही है। अब उन्होंने ये देखा कि जनाब ये जो फाइनेंसिंग हो रही है इसके पीछे करप्शन तो नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना जो एक जायज़ पैसा है, जो फॉर्मल इकोनॉमी है या एक फॉर्मल पैसा है या टैक्स पेयर का पैसा है, वो कभी भी इन मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली उन्होंने इसको एक मफरूज़ा देना शुरू कर दिया कि ये दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। जी हाँ, तो इसी पर उन्होंने प्रूव किया और पाकिस्तान को कहा कि ये हमारा सवालनामा है, इन पर आप काम करें। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उनकी जो फंडिंग है, वो चाहे वो डोमेस्टिक फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है, उसका ख़ात्मा करें, इससे कि ये वायलेंस कम हो। और पाकिस्तान में इसी हवाले से नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ना, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में यकीनन उनका किरदार है, यकीनन। अब देखिए ना कि बात दरअसल ये है कि बात यानी बहुत दूर चली जाती है। एक हमारी जमहूरी हुकूमत के दौर में एक ऐसा वक्त भी आया कि जब पाकिस्तान में ब्लैक वाटर के लोगों को वीज़े दिए गए, अमरीकी ब्लैक वाटर के दिए गए लोगों को वीज़े दिए गए, और ये जो संथ्यार्ची है ये उन्हीं वीज़ों के तहत पाकिस्तान आई। और वो वीज़ा देने वाले कौन थे? वो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब हुसैन हक्कानी साहब थे। आप यहाँ से मालूम कर लें कि हुकूमत पाकिस्तान में उस वक्त जैसा कि आजकल वो भागे हुए हैं। तो उन लोगों ने आकर यहाँ पर पता नहीं क्या क्या किया। कुछ चीज़ें तो ऑन द रिकॉर्ड आ रही हैं और कुछ ऑन द रिकॉर्ड आने वाली हैं कि किस तरीके से उन्होंने रैकी की है, किस तरीके से। रेमंड डेविस भी उसी यानी एक उन्हीं का एक मोहरा था, क्योंकि रेमंड डेविस ने जब लाहौर में 2 बंदों को गोली मारी तो उसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान का तासुर ये था कि जनाब वो सफारती इस्तिस्ना हासिल है उसको, वो एक सफारतकार है। लेकिन हकीकत ये निकली कि वो सफारतकार नहीं था, बल्कि एक ठेकेदार के वीज़े पर आया हुआ था। उसने किताब में भी यही लिखा है। आज मैंने उसकी किताब के कुछ ग्लिम्पसेस देखे हैं, मैंने उसके कुछ पढ़े हैं, तो उसमें उसने जो है ना, बहरहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं समझता कि गैर वो ज़रूरी चीज़ें हैं, उन पर बात करना चाहिए। लिहाजा अब जो सूरत हाल जा रही है, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है और पाकिस्तान की जो दाखिली पॉलिसी है, देखिए मैं पहले भी अपनी गुफ्तगू जो पहले रिकॉर्ड हुई थी, पाकिस्तान हमेशा इकनॉमिकली और पॉलिटिकली आलमी जो ताकतें हैं उनकी बालादस्ती में रहा है। वो पाकिस्तान में तब्दीलियाँ लाती रही हैं। तब्दीलियाँ लाने पर ज़ाहिर कादरी भी वही थी कि जब उनको ज़रूरत पड़ती थी कि मार्शल लॉ लग जाए तो वो मार्शल लॉ लगवा देती थी, और जब अफ़गानिस्तान में उन्होंने रूस के ख़िलाफ़ लड़ना होता था तो वो पाकिस्तानी फ़ौजी इस्तेमाल करते थे। तो इस किस्म की अब जो हालात आगे जा रहे हैं कि अब हमारा हमसाया जो है चाइना, वो एक मर्जिंग फोर्स बनकर उठ रहा है। और मैं नहीं समझता कि चाइना पाकिस्तान में वही हालात कायम करेगा जो कि अमेरिका इस मुल्क में यानी एक तारीख़ी तसलसल में देख रहे हैं। देखा जाए तो वो ऐसे इक़दाम कर रहा था अपने एजेंडे पर अमल करने के लिए जो कि पाकिस्तान के अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि अवाम तो कभी नहीं चाहते ना कि कत्ले आम हो। अवाम कभी नहीं चाहते कि जनाब आपकी जो इकोनॉमी जो हो वो डिस्टॉर्ड हो। तो वो सिर्फ एक ग्रुप को पैसे, अमेरिकन एड के नाम से एक ग्रुप को पैसे दिया करता था और वो एड आवाम तक नहीं आती थी।
अब जबकि पाकिस्तान एक मर्जिंग जो सिचुएशन है उसके तहत पाकिस्तान जो दुनिया में सुपर पावर बनने वाला जो मुल्क है वो चाइना है, और उसकी और पाकिस्तान की सलामती एक दूसरे के साथ मशरूत है। जबकि अमेरिका और पाकिस्तान की जो सलामती थी वो एक दूसरे के साथ मशरूत नहीं थी। हाँ, इसको अगर एक तरफा देखा जाए, अमेरिका की सलामती पाकिस्तान के साथ मशरूत हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान की जो सलामती थी वो अमेरिका के साथ मशरूत नहीं बिल्कुल थी। मशरूत नहीं हो सकती थी। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, इसको हम कंक्लूड करना चाहेंगे। आपके ख़्याल में मुल्क में जो पाई जाने वाली जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें क्या ख़राबियाँ हैं, और जो ख़राबियाँ हो गई हैं उसका सद्देबाब किस तरह किया जाए? इन खराबियों को दूर किया जा सकता है। शर्त यह है कि इस निज़ाम को तसलसल के साथ कायम रखा जाए। 5 साल के बाद इंतखाबात होते रहें, क्योंकि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यही है। एक पार्टी है वो काम नहीं करती, अगले इलेक्शन में लोग उसको वोट नहीं देते। ये दो आप देख चुके हैं निज़ाम। पहले जो बरसर-ए-इक़्तिदार हुकूमत थी यानी पीपल्स पार्टी की, उसको आवाम ने डिस्कार्ड कर दिया। दूसरे इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को लाए, मुस्लिम लीग नून ने 5 साल हुकूमत की, उसके बाद वो अगर लोगों के लिए डिलीवर नहीं कर सकी तो अगली जो मर्जिंग फोर्स जो है वो तहरीक इंसाफ को लाए। अब तहरीक इंसाफ पर बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और ये वज़ीर आज़म साहब जो मौजूद माजी की हुकूमत के ख़िलाफ़ यानी के बरअक्स कतई तौर पर मुख्तलिफ हैं। इसीलिए इसको बहुत सारा एक मुज़ाहमत मिल रही है अपोजिशन की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से, क्योंकि वो इन एनवायरनमेंट को पसंद नहीं कर रहे। आज के जो माहौल जो दिया गया है, आज के जो इक़दामात हो रहे हैं, वो कतई तौर पर पसंद नहीं कर रहे कि इन इक़दामात के अगर होते हुए वो जो क़ुव्वतें हैं आइंदा इंतखाबात में ये तहरीक इंसाफ का कोई मुकाबला कर सकें। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत, देखें बात दरअसल ये है कि जमहूरियत एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, और इस बात पर ज़रा गौर करना होगा कि जब तक दूसरी पार्टियां भी एक ठोस प्रो पीपल एजेंडे के साथ इलेक्शन में नहीं आएंगी, उस वक्त तक वो मुल्क जो है ना, ये हम जमहूरियत की तरफ पेशरफ्त नहीं कर सकते। जी, इसके साथ जो है वो हम आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम इख्तिताम करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और साथ साथ सब्सक्राइब करें, और जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर आप प्रेस कर लें।